नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण द्वितीय वर्ष की कक्षा के पहले पेपर के अंदर हम फिरोज़ तुगलक का शासक के रूप में मूल्यांकन करना चाहते थे। तो उसकी धार्मिक नीति के बारे में तो हमने बात कर ली, उसकी प्रशासनिक नीति के बारे में, प्रशासन में उसके द्वारा किए गए सुधारों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर शुरुआत करें तो फिरोज़ का अकुशल, ढीला प्रशासन, सैनिक संगठन का दोषपूर्ण करवाया जाना, इन सभी कारणों से सल्तनत और तुगलक वंश के पतन होना तो निश्चित ही था, लेकिन उसके नीतियों के कारण इस पतन की जो स्पीड है वो बहुत अधिक बढ़ गई। अब सिंध में एक अभियान में विद्रोहियों का पीछा करने के लिए वो गया और वहाँ उस अभियान में रास्ता भटक गया। इस अभियान को जो है कहा जाता है कि सल्तनत का सबसे कुव्यवस्थित सैनिक अभियान था। 1-1.5 माह तक वो रास्ता भटकता ही रहा और इस अभियान से जब फिरोज़ वापस आया तो उसने कहा कि सिंध के अभियान में जो भी मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और उनके पुत्रों को उनकी जगह सेना में ले लिया जाएगा। तो एक तरह से सैनिक का पद उसने क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया। ना सिर्फ सैनिकों का पद उसने वंशानुगत बनाया कि बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका भी बेटा, बल्कि सरकारी जो पद थे उनको भी वंशानुगत उसने बना दिया। यानी अगर कोई अधिकारी के घर में पैदा हुआ तो चाहे वो योग्य हो अयोग्य हो, उसे सैनिक संगठन की, प्रशासन की समझ हो या नहीं हो, फिरोज़ की अनुकंपा से, अपने सुल्तान की अनुकंपा से उसका सरकारी सेवा में, सेना में चयन होना निश्चित है और उसे किसी प्रकार के अधिक कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा फिरोज़ ने ये भी कह दिया कि कोई सैनिक अगर बीमार है, अपाहिज हो गया है या बूढ़ा हो गया है तो वो अपनी जगह अपने पुत्र को युद्ध में भेज सकता है। पुत्र अगर नहीं है तो दोहिते, दामाद, नज़दीकी रिश्तेदार, और अगर उनमें से भी कोई उपलब्ध नहीं है तो वो अपने दास तक को अपनी जगह सेना में लड़ने के लिए भेज सकता है। बच्चों, उस समय जबकि साम्राज्यों की सीमाएं निश्चित नहीं हुआ करती थी तो सल्तनत या कोई भी राजा है उसका साम्राज्य उसकी सेना के आधार पर ही स्थिर था। तो ऐसे सैनिक संगठन को फिरोज़ ने वंशानुगत बना दिया। अब पेशेवर, लड़ाकू कुछ शब्द ही नहीं था कि जो योग्य है वो सेना में आएगा। अब तो सिर्फ पिता सेना में होना चाहिए और एक व्यक्ति अगर सेना में आ गया है उसके बाद वो चाहे फिट हो या नहीं हो, उसका पद तो है वो स्थिर हो गया था। हालांकि अपने सामंतों को खुश करने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम था, लेकिन अपनी सेना के कुशलता के लिए, अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए ये जो उसने कदम उठाया ये बिल्कुल ही उल्टा साबित हुआ। इस दोषपूर्ण सैनिक संगठन के कारण ही बाद में जब तैमूर का आक्रमण हुआ फिरोज़ की मृत्यु के कुछ सालों बाद, तब तैमूर ने आसानी से सल्तनत की सेना को पराजित कर दिया। ये तो उसके संगठन के बाद आते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था। मैंने बताया था कि जो सामंत थे या सैनिक थे उनको घोड़े पेश करने पड़ते थे साल में एक बार निरीक्षण के दौरान। तो अफीफ लिखता है कि उसने खुद ने, अपने एक सैनिक ने कहा था कि मेरे पास घोड़ा है ही नहीं, मैं कहाँ से घोड़ा लाऊं। तो उसको सोने का सिक्का दिया कि तुम ये ले जाओ और रिश्वत दे करके घोड़ा पास करा दो। यानी ना सिर्फ अपने प्रशासन में जो भ्रष्टाचार इतना समाहित हो गया था, रग रग में पहुंच गया था भ्रष्टाचार, वो इन चीज़ों से वाकिफ़ था। फिरोज़ जानता था कि प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार है। सेना में पैसे दे करके अगर घोड़ा नहीं है तो भी उसे मान लिया जाता था उसकी उपस्थिति को, और खुद जो है वो एक तरह से उसको अप्रत्यक्ष रूप से उस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रहा था। ऐसा करने वाला संभवतः वह सल्तनत का पहला शासक था। ये तो आ गई उसके सैन्य प्रशासन की बात। अब हम आते हैं, उसने एक नया चीज़ करवाई, उसने कई नहरें खुदवाई। ये जो नहरें हैं इससे जो है पंजाब का बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पानी पिलाया जाने लगा। ये नहरें यमुना से दीपालपुर, सतलज से फिरोज़पुर तक आई गई। हरियाणा का, पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इससे आबाद हो गया। हालांकि इन नहरों का उद्देश्य तो
राजमहल के लिए पानी लाना था, लेकिन फिर भी इसका आम प्रजा को फ़ायदा मिला। इन नहरों से एक बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि संभव हुई, सिंचाई संभव हुई, और सिंचाई के लिए उसने एक अतिरिक्त कर हक़े शर्ब का भी सृजन किया, जो कि 10% हुआ करता था। इसके अलावा फिरोज़ ने रोज़गार देने हेतु, और वो भी सिर्फ मुस्लिम युवकों जो बेरोज़गार थे उनको रोज़गार देने हेतु, रोज़गार दफ्तर की स्थापना की। इसके अलावा विधवा मुस्लिम महिलाओं को, अनाथ मुस्लिम बच्चों को और गरीबों को दान देने के लिए उसने दीवान-ए-खैरात की, यानी दान विभाग की स्थापना की, जो कि गरीब, अनाथ मुस्लिम परिवारों की मदद किया करता था, और जो गरीब मुस्लिमों की बेटियां थीं उनकी शादी में दान दिया करता था। इसके अलावा फिरोज़ का एक बहुत बड़ा जो योगदान मैं मानती हूँ कि उसने जो है राज्य की आय का एक लेखा जोखा तैयार करवाया। ख्वाजा हिमासुद्दीन ने उसने ख्वाजा हिमासुद्दीन को कहा कि आप बताइए कि सल्तनत की वार्षिक आय कितनी है। उसके बाद आपको पता चल गया कि भाई इनकम इतनी है तो खर्च इससे कम होना चाहिए, और इनकम को बढ़ाए जाने के उपाय भी हम कर सकते हैं। ख्वाजा हिमासुद्दीन ने सल्तनत की वार्षिक आय का जो ब्यौरा तैयार किया, उसके अनुसार सरकार की वार्षिक आय थी 6 करोड़ 75 लाख टका। इस आय में बढ़ोतरी के लिए फिरोज़ ने कुछ प्रयास किए। उसमें से एक नहर खुदाई था, जिसके कारण हक़े शर्ब या सिंचाई के ऊपर टैक्स वसूला जाने लगा। इसके अलावा फिरोज़ ने जो है 1200 फलों के बाग लगवाए। इनसे क्या हुआ, कुछ वर्षों में जब उन बागों में फल आने लगे तो उनको बेच करके जो सरकार के पास पैसा आने लगा और राजकोष में उससे वृद्धि हुई। इसके अलावा फिरोज़ जो है खुद दासों का एक बहुत बड़ा शौकीन था। अफ़ीफ़, जो कि तत्कालीन एक लेखक था, शम्स सिराज अफ़ीफ़, उसने लिखा है कि फ़िरोज़ के पास 1,80,000 दास थे। इसमें से कई दास जो है प्रशासन में हिस्सा लिया करते थे, और कई जो है राजकीय कारखानों में काम करते थे। इन कारखानों में अस्त्र शस्त्र, सजावट के सामान वगैरह बनाए जाते थे, कढ़ाई की जाती थी, बुनाई की जाती थी, और ये फैक्ट्रीज़ में जो माल है वो बेचा जाता था और सल्तनत को आय होती थी। उसने दासों के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की, दीवान-ए-बंदगान। ये दास वैसे तो राजकीय कारखानों में काम कर रहे हैं, आय में योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ दास ऐसे भी थे जो प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, और फिरोज़ की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैलाने में इन दासों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसा कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा दल के लोगों ने किया था। एक मानवीय पक्ष पर आ जाती हूँ कि फ़िरोज़ ने जो है उस समय जब कोई कुछ पर्टिकुलर अपराध थे उनका दंड दिया जाता था, अपराधी के हाथ या पैर, शरीर का कोई भी अंग काट लिया जाता था, तो ऐसे शरीयत के आधार पर इस अमानवीय प्रथा को फ़िरोज़ ने समाप्त कर दिया। ये उसका एक मानवीय दृष्टिकोण हम देख सकते हैं, चाहे शरीयत के आदेश के अनुसार ही हो, कट्टरता के कारण ही हो, लेकिन इसके कारण जो प्रशासन है वो अब अधिक मानवीय बन गया, न्याय व्यवस्था भी है जो मानवीय बन गई। इसके अलावा फ़िरोज़ की लोक निर्माण में बहुत दिलचस्पी थी। उसने PWD या सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत कई सारे शहर बसाए गए। उन शहरों में बड़े बड़े भवन भी बने। माना जाता है कि उसने 300 शहर बसाए, जिनमें से कुछ एक के नाम मैं लेना ज़रूरी समझूंगी। हिसार फिरोज़ा, जौनपुर अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना करी। फिरोज़ाबाद दिल्ली के पास में उसने इस नगर की भी स्थापना करी। और भी कई सारे नगर जो हैं, जैसे फ़तेहाबाद, फ़िरोज़पुर, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, हिसार फिरोज़ा। इसके अलावा उसने कई मस्जिदें, महल, 200 सराय, कई अस्पताल, गुंबद, 100 पुल बनवाए। अशोक के जो 2 खंबे थे, स्तंभ थे, खिजराबाद से और दूसरा मेरठ से, उसको उसने ला करके दिल्ली में लगाए। इसके अलावा उसने राज्य के हित के लिए भी कई काम किए। दीवाने रोज़गार विभाग आपको बता दिया, दीवाने खैरात बता दी। इसके अलावा जो बीमार व्यक्ति हैं उनके मुफ्त इलाज के लिए उसने एक अलग से विभाग बनाया, दारुल शफ़ा, जहाँ की बीमारों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। इसके अलावा कई सारे कारखाने मैंने बता दिए जिनमें उसके दास काम करते थे, जो दरबार और सरकार के उपयोग के लिए महंगी वस्तुएं बनाया करते थे। दास प्रथा को उसने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। फैक्ट्रियों में जो नियुक्त थे उनमें से 1,80,000 जो दास थे, 40,000 उसके शाही महल में थे, तो इनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोलना पड़ा, इनकी देखरेख के लिए, इनकी वेतन के लिए।
दासों की शिक्षा का भी वो भरपूर ध्यान रखा करता था। उसने जो आम के और बगीचे लगवाए उससे सल्तनत की आय में 1,80,000 टंका की प्रतिवर्ष वृद्धि हो गई। उसने बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया, लोक कल्याण के काम किए, जैसे दीवाने खैरात की स्थापना, दारुल शफा की स्थापना, न्याय व्यवस्था को अधिक मानवीय बनाना। इसके कारण उसे जो है कुछ इतिहासकारों ने मध्यकाल का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है। कुछ इतिहासकारों ने तो उसकी तुलना अकबर से ही कर ली है। हालांकि धार्मिक नीति में हिंदुओं को अपने प्रशासन में समाहित करने की नीति में अकबर के वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चला था। अकबर ने जो जन कल्याण के काम किए वो हिंदू और मुस्लिमों को देखकर अलग से नहीं किया करता था। फिरोज ने तो इस रंग का चश्मा धारण कर रखा था कि अपने साम्राज्य के अंतर्गत मुस्लिमों के साथ उनको एक अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता था और उसकी इस धार्मिक नीति के कारण कई लोग उसे जो है सिकंदर लोदी का अग्रज भी कहते हैं। ये थी फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन और उसके में किए गए सुधार के प्रयास। मुख्य क्या थे इन प्रयासों से? हालांकि जैसे सल्तनत की आय में उसने थोड़ी वृद्धि करवाई, नहरें बनवाई, जो रोज़गार विभाग, दारुल शफा, खैरात विभाग की स्थापना करी, अंग भंग की सज़ा बंद करी। इसके कारण मानवीय पक्ष उसके इस प्रशासन में देखा जा सकता है। शायद वो पहला ऐसा शासक था जो कि पितृवत निरंकुश शासक अपने आप को कह सकता था, निरंकुश कल्याणकारी शासक या बेनेवलेंट डिस्पोट कह सकते हैं। इतना कहकर ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।